Good afternoon and welcome everyone to Cafe Audit Lecture 3. We'll be discussing past papers इस क्लास में कि जितना भी हम लोगों ने ऑडिट स्टडी की है रिपोर्टिंग एलिमेंट्स जो हमने किए हैं तो ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से हम उतने पास पेपर्स देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जितना भी अभी तक स्टडी किया उसमें क्रैम क्या करना है, उसमें क्रैम कैसे करना है, अप्रोच क्या रहेगी आपकी। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपके जो है पास पेपर क्वेश्चंस हैं कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन ऑडिट। और केस स्टडी सिंपल सी है कि उन केस स्टडीज को अगर हम अभी से सॉल्व करना शुरू कर दें तो दैट विल हेल्प अस इन द फ्यूचर। ये टेंशन नहीं लेनी कि क्वेश्चन ज़ाया हो जाएंगे या ये वो। दे आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर, बहुत ज़्यादा ऑडिट मटेरियल है। तो आप जो हो पेपर्स के पास आप कर सकते हो, पास पेपर्स जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ऑडिट केस स्टडी आप कैसे सॉल्व करते हो। और केस स्टडीज जो है सेक्शन 2 का, हाँ ठीक है, सेक्शन 2 के लेक्चर है। तो जनरल मैन आप ऑडिट केस स्टडीज का पहले स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चर समझें, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पीड मैं थोड़ी सी स्लो रखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और थोड़ा एक्सटेंसिव हमारा आज का लेक्चर होगा तो बोर नहीं होना। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको शॉर्ट सिचुएशन दी होगी, ठीक है। और उस शॉर्ट सिचुएशन में आपसे आपने उस शॉर्ट सिचुएशन को रीड करना है, ठीक है। और आपने फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है कि ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा अगर इस सिचुएशन में मैनेजमेंट ने कोई गलती की है, मैनेजमेंट से मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक पॉइंट आउट करोगे और उस मिस्टेक का आप बताओगे उस मिस्टेक को ठीक कैसे करना है या मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था। और इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा या आपका एडवर्स ओपिनियन आएगा, ये मिसस्टेटमेंट जो है ये परवेसिव है या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबने याद रखना है कि जो सिचुएशंस दी होंगी आपको क्वेश्चन में, अगर वो सेम ऑडिट क्लाइंट्स की भी हैं लेकिन डिफरेंट सेक्शंस हैं तो उनको आपने डिफरेंट सॉल्व करना है। चाहे सेम क्लाइंट की भी हो, उसको उसको डिफरेंटली सॉल्व करना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरी ये बात समझ आ जाएगी। तब तक के लिए इसको स्टार करके नोट कर लें। अब आपकी जो है अप्रोच क्या होगी, अप्रोच हमारी होती है ऑडिट रिपोर्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करने की। थ्री स्टेप्स मॉडल होता है, थ्री स्टेप्स मॉडल। स्टेप नंबर 1, evaluate the situation। अब इसमें आपने क्या क्या करना होता है कि जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें मैनेजमेंट ने क्या किया है, व्हाट हैपेंड इन द सिनेरियो, व्हाट शुड हैव हैपेंड इन द सिनेरियो। आप बताओगे व्हाट शुड हैव हैपेंड इन द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिट और लीगल कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट ने क्या किया, आईएएस क्या कहता है क्या करना है, और ये जो है हमें क्या करना चाहिए था। देन यू विल पॉइंट कि ये जो मिसस्टेटमेंट है या ये स्कोप लिमिटेशन है। इवैल्यूएट, हमारी सिचुएशन इवैल्यूएट हो गई। इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन द सिनेरियो, व्हाट हैपेंड इन द सिनेरियो, व्हाट should have happened according to the relevant
accounting, audit, and legal concept. बेसिकली काइंड ऑफ रेफरेंस है ये, कि अगर आपने प्रोविजन गलत रिकॉर्ड की, IAS 37 क्या कहते हैं, आपने गलत क्लासिफिकेशन की है, और या फिर आपने गलत रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लिया, IAS 16 क्या कहता है, कंसोलिडेशन नहीं की, IFRS 10 क्या कहता है, ये चीजें आपने इसमें बतानी होती है। और स्टेप 3 क्या बताया था मैंने, याद करें, स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, ये हमने फाइंड करना है। स्टेटमेंट हुई है या स्कोप लिमिटेशन। तीन चीजें होगी स्टेप 2 में। स्टेप 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में आपने क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया हम स्टेटमेंट ऑफ स्कोप लिमिटेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में आपने एक करना है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, एक करनी है क्वालिटेटिव असेसमेंट। अगर आपको खाली क्वालिटेटिव असेसमेंट से पता चल रहा है कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या परवेसिव है, तो फिर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस की इतनी जरूरत नहीं रहती। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप ज्यादातर तब करते हो जब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस असेसमेंट के बाद नहीं पता चल रहा कि आपकी मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या आपकी मिसस्टेटमेंट परवेसिव है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपको किस तरह पूछेगा वो। पहले तो ये होगा, आपको परसेंटेज दे दी होगी। सिनेरियो 1, परसेंटेज गिवन हमारी क्या होती है, 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर आपको एसेट या रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल एसेट्स इतने हैं, रेवेन्यू इतना है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो इसकी है मोर देन 1%, आपकी मटेरियल में स्टेटमेंट हो जाती है। 5%, मोर देन 5% मटेरियल ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मटेरियल में स्टेटमेंट होती है। तो इधर या तो आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि 6% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज आपको दी होगी, आपने वेल एंड गुड है, उसको यूज करना है, आपने बताना है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं। दूसरा क्या होगा, सेकंड क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने के लिए दी होगी मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट आपको बताई होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया होगा कि मिस स्टेटमेंट आपकी 10 मिलियन की है, एंड पे आपको बताया होगा कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 मिलियन का किया, तो आप इस तरह अपनी मटीरियलिटी निकाल लोगे 10/50 करके, 20% आ जाएगी। पॉइंट क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं बताया होगा। कुछ भी नहीं बताया होगा, जब कुछ नहीं बताया होगा इसका मतलब आपने दोनों लिखने हैं। आपने क्या पोस्ट लेनी है, इफ मटीरियल, इफ मिस स्टेटमेंट इज मटीरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन। इफ मिस स्टेटमेंट परवेसिव, एडवर्स ओपिनियन। ये दोनों आपको बता दिए। फिर आपको होगा कि वो वर्ड्स में बताएगा कि आपकी मिस स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल है, ये परवेसिव है। अगर तो वो सब लिखेगा सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड, या मिस स्टेटमेंट इज वाइड स्प्रेड, तो फिर आपकी क्या होगी, परवेसिव होगी। और अगर वो बताएगा स्पेसिफिक टू वन एरिया या कुछ चंद
एरियाज जो हैं, स्पेसिफिक एरियाज, बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है, गिनती के दो तीन एरियाज हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, वाइड स्प्रेड नहीं होगी। नॉट, ये आपकी होगी नॉट अफेक्टिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। समझ आ गई? और जब आपको, आपने स्टेप टू में क्या करना है, ये तो बता दिया कि इस तरह आपको कैलकुलेट करनी होगी। स्टेप टू आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत है, मटीरियल आ जाएगा। और अगर उसने आपको काय के कैलकुलेट परसेंटेज वगैरह ये चीज इससे नहीं पता चल रहा, तो फिर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करोगे। आगे हम दो क्वेश्चंस करेंगे, उनमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपने जो है क्वालिटेटिव से पता चला है, कहाँ पे नहीं। ये जो क्वालिटेटिव वाली होगी ना, इसमें ज्यादा आपके आईएएस के कॉन्सेप्ट चेक होंगे, आपका जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है उसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आपको आईएएस 37 बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको आईएएस 16 बहुत अच्छा आना चाहिए, पूरी सीपीआर अच्छी आनी चाहिए वैसे तो। अच्छा, उसके बाद ये हो गया हमारा, तीसरा स्टेप हो गया हमारा। नहीं, दूसरा स्टेप हुआ। अब स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन प्लस रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन में अगर कंफ्लिक्टिंग एविडेंस है, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन में आप बताओगे कि ऑडिटर उसको चेक करेगा एविडेंस को कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मैनेजमेंट को बताएगा कि अगर कोई मैनेजमेंट ने गलती की है, प्रोविजन गलत रिकॉर्ड किया, मैनेजमेंट को ऑडिटर बताएगा कि इसको रिवर्स कर लें। ऑडिटर रिवर्स नहीं करती तो यहाँ तक आपका ये जो है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन खत्म होकर आप रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पे चले जाएगी। ऑडिटर अगर मैनेजमेंट रिवर्स नहीं करती, क्वालिफाइड ओपिनियन इफ मटीरियल, एडवर्स ओपिनियन इफ परवेसिव। आगे इसको हमने, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्वालिफाइड ओपिनियन वगैरह सेक्शन को हमने, और ये एडवर्स ओपिनियन सेक्शन को बताना है कि इसमें हम रेफरेंस देंगे बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, जो हमने लेक्चर टू में पढ़ा था। अगर आपको ये नहीं बात समझ आ रही, लेक्चर टू जाके तो दोबारा देखें, और उसमें फिर हम कहेंगे कि, और फिर हम बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बताएंगे नेचर एंड अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट। ये हमारा ये अप्रोच होती है, टोटल अप्रोच होती है ये ऑडिट रिपोर्ट के पास पेपर्स को अटेम्प्ट करने की। जाके हम देखते हैं कि हमारे, अब हम जाके पासवर्ड्स हम अपने देखेंगे। बड़े इजी से पासवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो आपका ये पासवर्ड क्वेश्चन है, स्प्रिंग 11 का है, 4 मार्क्स का। एक ब्रीफली एक्सप्लेन द परवेसिव ऑन द फाइनेंशियल, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, briefly explain the pervasive effect on the financial statements। ये हमने लेक्चर 1 में किया था, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये हम लेक्चर 1 में कर चुकी हैं। यहाँ पे हमारा आ गया परवेसिव। Very serious and widespread effect on financial statements, not limited to one specific area or affect substantial proportion of statements, may also relate to disclosures that are fundamental for understanding the financial statements। इधर एक और बात भी ऐड कर लेते हैं, एक और बात, बस एक छोटी सी बात आपने ऐड करनी है। मैं इधर लिख रहा हूँ इसका पॉइंट 4 मार्क्स का है। जब हमने बताया था कि परवेसिव इफेक्ट, स्कोप हमने बताया था कि अगर स्कोप लिमिटेशन हो, परवेसिव हो, तो हमारा क्या आता है? डिस्क्लेमर आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पॉसिबल
affects when auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude. If he won't be getting sufficient appropriate audit evidence, then this might affect the financial statements, creating scope limitation as a whole. So that's why this comes under pervasive effect. हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, वेल एंड गुड। आगे चलते हैं जी। सेकेंड क्वेश्चन, स्प्रिंग 11 9 मार्क्स। कितना क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द सिचुएशन which restricts the auditor's ability to obtain sufficient appropriate evidence. Give 2 examples for each situation. The auditor should obtain proper evidence in order to be able to form an opinion. बिल्कुल ठीक बात की है, प्रॉपर एविडेंस चाहिए। अब वो सिचुएशंस हमने आइडेंटिफाई करनी है जिसमें ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता। 3 पॉइंट्स बताने हैं, 3 पॉइंट्स बताने हैं और उन तीनों की दो दो एग्जांपल देनी है। ये भी हमने जो है कर लिया था लेक्चर 1 में ही। 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लेक्चर 1 से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब स्कोप लिमिटेशन तो नहीं ना हमने। स्कोप लिमिटेशन बतानी है, कॉज कॉजेज ऑफ स्कोप लिमिटेशन यार। कॉजेज ऑफ स्कोप लिमिटेशन, इसको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड एंटिटीज कंट्रोल, इसको बताना है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, external circumstances, entities, circumstances beyond entities control। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉयड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके आग लगने की वजह से जल गए हैं, जो आपके ऑनलाइन पड़े थे उसमें वायरस की वजह से वो खराब हो गए हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या तो किसी अथॉरिटी ने रिकॉर्ड सीज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट। ऑडिटर कब होता है? अपॉइंट स्टार्ट ऑफ द ईयर में, फिर वो इंटरिम ऑडिट करता है, फिर वो फाइनल ऑडिट करता है। उसमें वो जो करता है शुरू से ही आपके साथ साथ होता है, इन्वेंट्री अकाउंट फिजिकली देख रहा होता है। लेकिन जब वो उसकी अपॉइंटमेंट ही बहुत लेट होगी तो इन्वेंट्री तो तब तक बिक गई होगी, वो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैसे करेगा? वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, लेकिन वो मतलब आपकी इनवॉइसेस वगैरह चेक करेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेगा, दैट इज इट। लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वो नहीं कर सकता। तो ये इससे स्कोप लिमिटेशन आती है। ये सिचुएशन circumstances relating to auditor's work, late appointment, auditor unable to obtain information of an associate for equity accounting। ये आपका आता है IAS 28 के अंदर। इसमें जो होता है, आप इन्वेस्टमेंट अपने एसोसिएट का जो होता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो करते हो कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो, ठीक है। उसमें अगर आपकी गुडविल की इम्पेयरमेंट है वो लेस कर देते हो। डिविडेंड इनकम आपने उसमें देखनी होती है। ये आप IAS 28 पढ़ोगे कंसोलिडेशन के बाद। ये CPR के आपके सामने आई होप कि आपको पढ़ा दिया हुआ है। जब हमें, जब अगर वो
डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे हमारे एसोसिएट्स के, तो हमें कैसे पता होगा कि ये जो हमारे क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ये ठीक है कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं है। वीक इंटरनल कंट्रोल्स मेक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इनसफिशिएंट, कंट्रोल्स ही वीक होंगे फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी आपके इनसफिशिएंट हो जाती हैं। Limitations imposed by management, auditor prevented from observing inventory count। यहाँ पे जो था उसकी लेट अपॉइंटमेंट की वजह से यहाँ पे था कि अपॉइंटमेंट टाइम पे हो गई है, ऑडिटर मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन लगा रही है। प्रिवेंटेड फ्रॉम सेंडिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन को पता है क्या होती है कि हम जो है कि दूसरे उनको कंपनीज को भेजते हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट आ रही है, आपके पास भी है सब कुछ। और रिटर्न कंफर्मेशन ये हमारा हो गया। 9 मार्क्स इधर हमारे पूरे हमने देख लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, स्प्रिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन। Narrate the matter that should be contained in the statement of auditor's responsibility as included in auditor report issued under ISA 700, independent auditor's report on complete set of general purpose financial statements. The auditor required to issue an audit report at the end of audit। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, एंड ऑफ ऑडिट में ऑडिटर को रिपोर्ट देनी होती है। सेट्स आउट इट्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी। उसके मैटर्स नरेट करनी है। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको देखा था। ये भी सारा क्रैमिंग का पार्ट है। मैं एक दफा आपको प्रूफ कर देता हूँ कि ये हम जो है वो कर चुकी हैं। ये आपके पास आ गई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके मैटर्स नरेट करनी है। ऑब्जेक्टिव, obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, issue an audit report that includes opinion, identifying assessing risk, इसकी एग्जांपल भी दे देना। performing audit procedures, obtaining sufficient evidence, understanding internal controls, not to give an opinion on internal controls, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। evaluating account policies estimates, इसको हमने देख लिया था उसमें ना। assessing whether management use going concern assumption is appropriate। Evaluating overall presentation and structure of financial statements. Auditor also communicates with those charged with governance, audit scope and timing, significant deficiency, internal control, statement of compliance with the relevant ethical requirements regarding independence की audit matters। ये हमने देखा था लेक्चर 2 में, किसको नहीं याद तो लेक्चर 2 जाके देख ले। और अब ये भी पास पेपर है, ये भी पास पेपर है। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेसमेंट किधर है। मेन रिपोर्ट के अंदर लास्ट पे अपेंडिक्स अटैच किया, उसका रेफरेंस दे दे या वेबसाइट पे। क्या बात है, पासवर्ड मिल जाते हैं। अब हमारे इजी क्वेश्चन जो हैं वो सारे हो गए हैं। अब हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक के ऊपर
हमारी केस स्टडी है। ये आगे हमारी केस स्टडी। केस स्टडी को हम करते हैं एक अलग उसके ऊपर ना, बिल्कुल। रिक्वायरमेंट। Express your opinion on each of the above situations and discuss the impact thereof on the audit report। ये जो हमारे पास दिए हुए हैं डिफरेंट सिनेरियोस, इनको हमने, मैंने कहा था सेपरेट ट्रीट करना है, इनको हमने सेपरेटली ट्रीट करना है। एमएम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, ये बात भी नोट करनी है, लिस्टेड है कि प्राइवेट लिमिटेड है। यू आर द ऑडिटर ऑफ एमएम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी मार्केट्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट्स इन 9 मेजर सिटीज। 9 मेजर सिटीज में इसके रिटेल आउटलेट्स हैं। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011 show a profit after tax of 20 million and net assets of 150 million। Profit after tax 20 million and net asset 150 million है। Audit team has noted the following matters for your consideration। अब ये आएगा जी following matters। हमने जो है 3 steps approach याद रखनी है। Evaluate the situation, determine materiality, auditor's course of action and reporting implication। During the year, company has changed its policy of valuation of PP, property plant equipment, from historical cost to revalued amount। ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अभी ईयर चल रहा है, अब कंपनी ने क्या चेंज किया है, अपनी वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूड अमाउंट पे, ठीक है, ले आया, मतलब फेयर वैल्यू मॉडल। फॉर दिस पर्पस the services of professional valued private limited were hired। independent valued हायर हो गया फेयर वैल्यू जानने के लिए। दे हैव इशूड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ 3 आउटलेट्स। 9 में ब्रांचेस थी, 3 आउटलेट्स की उन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दी है, इंडिकेटिंग revaluation surplus of 10 million which have been recognized in financial statements। The management has informed you that valuation report of remaining properties are expected to be issued in December 11। हमारा ईयर एंड क्या था, 30th June 11। बाकियों के कब मिलेंगे, ईयर एंड के बाद मिलेंगे। पॉलिसी उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर चेंज कर लिया है। सिर्फ 3 आउटलेट्स की हमें अभी तक जो है फेयर वैल्यू पता चली है, जिनके ऊपर 10 मिलियन का रिवैल्यूएशन वापस सरप्लस आया है। लेकिन अब IAS 16 क्या कहता है, अगर हम इवेल्युएट करें इसको, तो व्हाट हैपेंड management changed policy of valuation of property plant equipment from historical cost model to revalued amount। What should have happened, however, according to IAS 16, क्या कहता है कि अगर आपने एसेट, कोई एसेट रीवैल्यू किया है, तो ऑल एसेट शुड बी रीवैल्यूड विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास। अब इसमें जो है सारे एसेट्स रीवैल्यू हो गए, नहीं, 3 हुए हैं, सारे एसेट नहीं हुए उस क्लास के। तो ये जो है डिपार्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिपार्टिंग फ्रॉम रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये हमने अपना सिनेरियो इवेल्युएट कर लिया, इसको नीचे हम इवेल्युएट भी कर लेते हैं। वैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे, ये पार्ट। थोड़ा सा आपको खुद लिख के दिखा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं किया करूंगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। व्हाट हैपेंड, मैनेजमेंट चेंज्ड policy of PPE valuation from historical cost to revalued amount।
हम क्या बताएंगे आगे। हाउएवर अंडर IS 16 वर्डिंग आप अपनी जो मर्जी रख लें, जैसी मर्जी वर्डिंग रखें। इतना तो हो ही जाता है कि कैफ 8 में आके आते तक आपको पता चल जाता है कैप को वर्डिंग कैसे पसंद है। तो अपने आप को बस को कॉन्सेप्ट चाहिए आई कैप को, जिस मर्जी वर्डिंग में, इट डज नॉट मैटर। हाउएवर अंडर IS 16 a revaluation policy must be applied to all assets within a class, not selectively. What happened? What should have happened according to relevant accounting audit legal principles? हमारा जो था, ये बताना है कि फिर हमने बताना है कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन। मैनेजमेंट has revalued only three outlets and not all। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपार्ट करेंगे IS 16 के टीचिंग से। डिपार्ट लिखना है, कंफ्लिक्ट लिखना है, हेंस देयर एक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स विथ टीचिंग्स ऑफ IS 16। This departure from accounting standard results in misstatement। ये हमारा हो गया इवैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो। इजी अभी तक, आई होप के इजी था सब कुछ। आगे हम देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल की मैंने बताया था कि जब क्वालिटेटिव से काम चल रहा तब क्वांटिटेटिव की इतनी जरूरत नहीं होती। हमारी अकाउंटिंग एप्लीके हमारी जो है इनकरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी है यहाँ पे, तो ये आपकी मिस स्टेटमेंट है। और स्पेसिफिक टू प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है तो ये क्वालिटेटिव है। तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो इधर अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं क्वांटिटेटिव भी कर दूं तो मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। 10 मिलियन का जो है इवैल्यूएशन, 10 मिलियन की आई है। हमारे पास एसेट्स कितने हैं? 150 हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 20 मिलियन का। स्टेटमेंट 10 मिलियन की है। पहले तो क्वालिटेटिव की भी आपको लिख के दे। स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल as misstatement is restricted to one specific एक नहीं, फिर थोड़ा दो हो रहे हैं। As misstatement is restricted to specific elements of financial statement element
of financial statements and does not spread across and does not spread across multiple areas and does not spread across multiple areas, so the misstatement is material. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। हम दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा क्वालिटेटिव जजमेंट थी, पॉलिसी से मॉनिटरी पॉलिसी थी, मिसस्टेटमेंट आ गई। उसके बाद जो है स्पेसिफिक एलिमेंट किसको कर रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, नॉट वाइड स्प्रेड मटीरियल है। अच्छा वैसे आपको पता है क्या, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो उसे क्या इफ ये मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है इसमें, अगर आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के हम हवाले से देखें। ऑफ टॉपिक हो रही हैं थोड़ा सा, वैसे ही ऑफ टॉपिक हो रही हैं, वैसे ही थोड़ा सा कि अगर आपकी रिवैल्यूएशन, आपकी रिवैल्यूएशन सरप्लस है 10 बिलियन की, ठीक है, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये आपकी क्या है, इक्विटी में आती है। रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में आती है। इक्विटी में क्या होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस आने से इशू क्या हो, मिसस्टेट होने से इशू क्या हो रहा है, ये हो रहा है इशू, आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी इक्विटी बढ़ रही है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बढ़ रही, लाइबिलिटीज नहीं बढ़ रही। या आपको मैं बता रहा हूँ 2 नंबरियां किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाई जाती हैं, आपकी नहीं बढ़ रही। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे ये इफेक्ट होगा कि आपकी गेयरिंग रेशियो जो है, अगर रेशियोज पे इफेक्ट देखें, इफेक्ट तो इसका काफी जगह होगा, आपके जो है नेट एसेट वैल्यू पे होगा, लेकिन अगर गेयरिंग रेशियो देखें, गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, यहाँ पे गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका डेट था 60 मिलियन का, ठीक है, डेट तो बढ़ा नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, इक्विटी बढ़ी, एसेट्स बढ़े, 60 प्लस, और अगर आपकी डेट आपका था 60 मिलियन का, रिवैल्यूएशन से पहले आपकी इक्विटी थी 150 मिलियन की, ठीक है, तो 60/150, इसको करके देखें कितना आता है, 28.5%, 28.5%। अब आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, डेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, डेट आपका 60 ही रहा प्लस, अब आपकी इक्विटी जो है वो 10 से बढ़ गई जब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया। तो ये कितनी होगी टोटल, जहाँ पे मतलब 10 ऐड किया 160 होगी। अब करके देखें कितनी आती है, 60/60 + 160, 27.27%। 7.27% लो, गेयरिंग रेशियो आपकी नीचे गई, गेयरिंग रेशियो नीचे गई, लोगों को क्या लगेगा, वाह यार कंपनी इज गुड। 28% लेस रिस्की होती है, ये इवन लेस रिस्की है, गेयरिंग रेशियो इंप्रूव होगी कि नहीं हो गई। तो इस तरह ये जो है आपकी लगाई जाती हैं
दोनों नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, टॉपिक से सीपीआर का थोड़ा सा आ गया था बीच में। स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है? ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन एंड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। अभी देख लेते हैं रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या बनती है इसकी। स्टेप थ्री। अब ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? आई टोल्ड यू कि ऑडिटर जाके मैनेजमेंट को कहेगा कि अपनी या तो आप गलत पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो उसको रिवर्स कर लो, अगर नहीं करेगा तो वो अपना ओपिनियन दे देगा। तो ऑडिटर इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने अब डिवैल्यूएशन मॉडल गलत लगाया, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? ऑडिटर को एडवाइस करना चाहिए मैनेजमेंट को कि जो भी आपने जो की है, मैनेजमेंट को रिवाइज करना चाहिए अपनी एडजस्टमेंट डिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो है इसको रिवर्स कर लें और कंटिन्यू करें हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल को अप्लाई करना until all assets are devalued. Auditor should recommend management to reverse the revaluation adjustment Auditor should recommend management to reverse the revaluation adjustment and continue applying historical cost until all assets are legal. ये हो गया। मैनेजमेंट अगर बात नहीं मानेगी, ठीक है, इफ मैनेजमेंट refuses, auditor should issue quali- qualified opinion, qualified opinion as statement is material। ये हमारी पूरी को केस स्टडी की एक सिंपल सी जो है वो हमने कर ली। अच्छा, मैंने आपको याद ही नहीं कराया डिटर्मिनेशन मटीरियलिटी क्वांटिटेटिव करके दिखानी थी, एक क्वालिटेटिव की है क्वांटिटेटिव में, ठीक है, जरूरत नहीं है ऐसे आपको मैंने शुरू में क्या बताया था, एसेट का 1%। 10 मिलियन की स्टेटमेंट है, 150 मिलियन एसेट्स हैं आपके, ठीक है, इसको करके देखो जरा कितनी आती। 150, 6.67%। स्पेसिफिक टू
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। वन एरिया एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो मटीरियल, ठीक है बच्चों। मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पार्ट बी। पार्ट बी में वो आपको क्या कह रहा है? कंपनी वॉज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कस्टमर क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 10 million। कस्टमर था, उसने कहा आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, आपको मैं सू कर रहा हूँ, मुझे डैमेजेस चाहिए 10 million के। लीगल एडवाइजर हैज कंफर्म द मैनेजमेंट assertion, मैनेजमेंट कह रही है नो लायबिलिटी, लीगल एडवाइजर भी उसे कंफर्म कर रहा है नो लायबिलिटी एग्जिस्टेड बैलेंस शीट डेट, कोई लायबिलिटी नहीं है। लीगल एडवाइजर भी ये कह रहा है, मैनेजमेंट भी ये कह रही है। हाउएवर, while reviewing the customer's file, you found an email from the manager, legal department addressed to chief executive in which he has opinioned that company will have to pay at least 50% of damages claimed. Low. What happened? Happened ये लीगल एडवाइजर कह रहा है कि लीगल एडवाइजर कह रहा है नो लायबिलिटी एग्जिस्टेड बैलेंस शीट डेट विच सपोर्ट्स द मैनेजमेंट्स व्यू, लेकिन आपका मैनेजर कह रहा है कि मैनेजर के ईमेल, लीगल ईमेल में देखा है कि आपकी लाइबिलिटी जो है, आपकी ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। तो इससे ऑडिटेड एविडेंस क्या हो गया? कंफ्लिक्टिंग हो गया। व्हाट हैपेंड? कंफ्लिक्टिंग एविडेंस आ गया। व्हाट शुड हैव हैपेंड कि अगर आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। IS 37 तो आप लोगों को भूल गया होगा यकीनन, ठीक है। एक मिनट, IS 37 का IS 37 आपका कहता है डील करता है प्रोविजंस से, कंटिजेंट कंटिजेंट लाइबिलिटीज से, और कंटिजेंट एसेट से। प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज और कंटिजेंट एसेट से। अब IS 37 कहता है जब आपका आउटफ्लो, ठीक है, प्रोबेबल हो, कह लो कि मोर देन 50% चांसेस हो, प्रोबेबल हो, तो आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है आपने। अगर आपकी पॉसिबल हो और फिर पॉसिबल हो तो डिस्क्लोजर देना है और उसे एज कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाना है। और अगर रिमोट हो तो कुछ नहीं, नथिंग। कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी क्या होती है? ठीक है, ऐसी लायबिलिटी जो कि किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर आपकी, ऐसी लायबिलिटी जो कि आपकी किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। कि अब हमारे कस्टमर ने जो है डैमेजेस क्लेम का हमारे ऊपर जो सू करने का हमें बोला हुआ है, किया हुआ है, सू किया हुआ है, ये जो कंपनी क्वेश्चन में, तो अब केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, ये वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट जाता है अगर प्रोविजन
जो है हम नहीं रिकॉर्ड करें, प्रोविजन की मिस स्टेटमेंट हो जाए। प्रोविजंस देखें जो होती है, ये सीपीआर कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका ऑडिट से जो है आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन एक्सपेंस होता है हमारा, ठीक है। इसका इफेक्ट होता है प्रॉफिट के ऊपर। प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में प्रॉफिट फॉर द ईयर किधर लिखते हो? रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में लिखते हो प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा। आपकी इक्विटी जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी, इक्विटी ओवरस्टेट होगी, फिर वही रेशियोज के ऊपर आपका इफेक्ट आएगा, गेयरिंग रेशियो भी आपकी कम हो जाएगी। प्रोविजन एसओएफपी में रिकॉर्ड होती है एस लायबिलिटी। अकाउंटिंग की इक्वेशन देखिए, अगर हम हमारे एसेट्स थे, ठीक है, अगर हमारे एसेट्स 150 के हैं, हमारी लायबिलिटीज, हमारे एसेट्स कितने के हैं? 150 के हैं। हमारी लायबिलिटीज जो हैं वो 50 की हैं, और हमारी इक्विटी जो है वो 50 की है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी? एसेट्स इक्वल्स कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन स्टेटमेंट कंसोलिडेशन बनाएंगे ना, उसमें हमने एसेट्स को इक्विटी प्लस लायबिलिटीज की इक्वल करना होता है। 150 इक्वल्स 50 प्लस, सॉरी माय बैड, अपॉलजीज, 50 प्लस 100। अब हमने जो है प्रोविजन रिकॉर्ड की, प्रोविजन रिकॉर्ड की हमने 5 की, फॉर एग्जांपल हमने 5 की प्रोविजन रिकॉर्ड की। प्रोविजन रिकॉर्ड की, उससे प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब हमारी इक्विटी भी कम होगी, और हमारी लायबिलिटी जो है एसओएफपी में बढ़ेगी 55 प्लस 95। तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लायबिलिटी हमारी इक्विटी ओवरसेट हो जाएगी, इक्विटी ओवरसेट होगी, रेशियोज वगैरह पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये हमारा, हमें आईएएस जो है उसका इतना कॉन्सेप्ट ही चाहिए था 37 का। अपना पार्ट बी की तरफ वापस चलते हैं। तो कंपनी को सू किया गया, कस्टमर डैमेजेस क्लेम करा था, लीगल एडवाइजर ने कहा कि लीगल एडवाइजर कंफर्म्ड मैनेजमेंट assertion नो लायबिलिटी एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, हाउएवर, ठीक है, कि हमें मैनेजर के ईमेल को देख के पता चला कि करती थी। इसको हम करेंगे इवैल्यूएट। इसको यार एक मिनट, सारे जितने भी सिनेरियोज हैं उसको हमने, चाहे सेम क्लाइंट के हैं, अलग अलग डील करना है। इवैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो, वैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में, ठीक है, आपका व्हाट हैपेंड, लीगल एडवाइजर क्लेम्स, लीगल एडवाइजर्स लेटर रिप्रेजेंट्स reliable external evidence, reliable external
evidence, evidence supporting management's statement that no liability existed. अब हमारा जो है मैनेजर क्या कहता है, however due to however due to legal email by manager, the audit evidence becomes unreliable. ठीक है, ऑडिट एविडेंस आपका अनरिलायबल हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, नहीं, इधर हमने वो भी करना है ना यार, तुम लोग मुझे याद नहीं करा रहे। हमारा क्या स्टेप था, what should have happened according to relevant accounting or legal concept. IAS 37 requires a provision if outflow. IAS 37 requires if outflow is probable, record provision. If possible, give disclosure. Determination of material, step 2, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। यार अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाना नहीं तो। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी क्या है, मिस स्टेटमेंट किसको इफेक्ट कर रही है, मिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक, सिर्फ स्पेसिफिक हमारी जो है मिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक, उसको लाइबिलिटीज को इफेक्ट कर रही है। स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and is not widespread. So, misstatement is material. स्टेटमेंट मटेरियल हो गई, आपका क्या आना चाहिए, ये क्वालिटेटिव था, इसके बाद इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो क्वांटिटेटिव अगर हम देख लेते हैं कि मैनेजर ने क्या कहा कि हम हमें जो है वो 50% देना पड़ेगा। 10 मिलियन का 50% करो, 10 × 50%, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। 5 आ जाता है, 5 मिलियन आ जाता है, आपके एसेट्स कितने थे 150, तो 5/150 कितना आता है, जरा करो 3.33%, और आपका 5/20 करो तो कितना आता है 25%। ये भी मटीरियल हो गया। स्टेप 3, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर मस्ट इन्वेस्टिगेट, क्योंकि आपके मैनेजर और आपके लीगल एडवाइजर ने डिफरेंट दिए थे, स्टेटमेंट्स दी थी। इन्वेस्टिगेट इनकंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस फ्रॉम बोथ लीगल एडवाइजर और मैनेजर, ठीक है। और क्योंकि हमने ऊपर बता दिया वैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आपको अब 50% से उसने अब क्या किया, इसका मतलब प्रोबेबल हो गई है। इसने क्या किया, at least 50% the company will have to pay at least 50% ऑब्लिगेशन बन गई।
प्रोबेबल भी हो गई। तो IS-37 हम ऊपर बता भी दिया है, हमने ऊपर बता दिया है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए IS-37 के अकॉर्डिंग। तो हमने बस ये बताना है कि इफ मैनेजमेंट refuses to record provision or disclose, then auditor should give qualified opinion। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन, पूरा लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वालिफाइड ओपिनियन। ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 10, ईयर एंड हमारा क्या था, 30 जून 11। Company has introduced a policy of providing 1 year warranty on its television sets। अच्छा जी, 1 जुलाई 10 पे कंपनी ने कहा कि यार हम 1 ईयर वारंटी देंगे टेलीविजन सेट्स के ऊपर। नो वारंटी इज प्रोवाइडेड ऑन अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है, उस पर वारंटी नहीं दे रहे। सेल्स ऑफ टेलीविजन सेट एग्रीगेट टू 20 मिलियन, वेयर एज टोटल सेल्स अमाउंटेड टू 80 मिलियन। The company has customer service department which provides after sales services on all products. For defects not covered under the warranty, the company bills the customers at 25% above cost. Management has included a note in the draft financial statement stating that no provision has been made in respect of warranty as amount cannot be made liability। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसके बारे में खुद सोचें। वन, इवैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो। इवैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में क्या है जी, मैनेजमेंट क्लेम कर रही है इवैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में, मैनेजमेंट आपकी क्लेम कर रही है कि, क्या क्लेम कर रही है यार, कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, क्लेम्स वारंटी कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। लेकिन ये इनकोरेक्ट है। ये क्यों इनकोरेक्ट है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास देखो हिस्टोरिक डेटा है। अगर आपके पास हिस्टोरिक डेटा हो, या फिर मार्केट में वैसे कोई कंपेटिटर है, आप उसको देखो, आपको जो है एस्टिमेट बनाने में इजी रहता है। हिस्टोरिक डाटा उनके पास क्या है कि उनकी सेल्स डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, इसका मतलब कि होते हैं डिफेक्ट्स जिसके ऊपर वो रिपेयर या जो भी रिप्लेसमेंट के उनकी क्या पॉलिसी है, 25% अबव कॉस्ट। ठीक है, 25% अबव कॉस्ट मतलब कि अगर रिपेयर कॉस्ट है 1000 की, 25% 1000 का 250, टोटल 1250, ये 250 का प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट। फिर बताओ, मैनेजमेंट कैन रिलायबली measure provision due to historical data।
What should have happened according to relevant accounting principle policy? IAS 37 says if provision is probable, then record. If outflow, sorry, yeah, sorry. If outflow is probable, then record provision. ठीक है, हमारा जो है ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, ये वैलिडिटी में एस्टिमेट्स में इसमें ये क्वालिटेटिव ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वालिटेटिव ही करनी पड़ेगी। असेसमेंट, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, ऑडिटर मैनेजमेंट को कहेगा प्रोविजन रिकॉर्ड करो। मैनेजमेंट प्रोविजन अगर रिफ्यूज करेगी, ठीक है, रिफ्यूज टू रिकॉर्ड प्रोविजन इफ मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल, ठीक है, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। मटीरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। और अगर परवेसिव है, परवेसिव कहाँ होगी यार, ये तो है प्रोविजन सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट को रिकॉर्ड कर रही है, परवेसिव नहीं होगी, सिर्फ मटेरियल और अनमोडिफाइड का ही बताएंगे। अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, इसके मार्क्स कितने से? 7 मार्क्स हैं। इसमें आप रेफरेंस भी दे सकते हो अगर आपने देने हैं। ठीक है, separate section of qualified opinion will be added to audit report and reference to basis of qualified opinion will be included. ठीक है, reference to basis of qualified opinion will be included in basis of qualified opinion, nature or amount of misstatement will be written. अगला जी देखते हैं, ये भी हो गया हमारा। इसमें क्या कह रहा है, छोटा सा है, बस खत्म होने वाला है। ये क्योंकि पहली पहली केस स्टडीज हैं, तो इसलिए इनके ऊपर जो है मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। डायरेक्टर हैव decided not to disclose earning per share as the same has reduced significantly on account of issuance of 100% bonus share. The disclosure was however made in previous financial statement. डायरेक्टर है, उसने previous financial statement में EPS बताई हुई थी, EPS बताई हुई थी। अब वो कह रहे हैं अब नहीं बतानी, क्यों? 100% बोनस शेयर इशू किए थे, बोनस शेयर इशू किए थे, तो ऑब्वियसली आपकी ईपीएस नीचे जाएगी, डाइल्यूटेड ईपीएस होगी आपकी। तो फिर वो कह रहा है इस साल नहीं बतानी। तो बताइए ठीक करे कि नहीं ठीक करा? इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में क्या बताएंगे? अच्छा, अब याद रखो, ईपीएस किसके लिए मैंडेटरी होती है, रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है? फॉर लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के लिए होती है। अब यहाँ पे आई कैप आपके साथ खेल गया यहाँ पे सिर्फ। और अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें तो सिर्फ 10% बच्चों का ये ठीक था, 10% बच्चों का आई कैप खेल गया यहाँ पे आपके साथ। ये प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड को लॉ की तरफ से जो है वो नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिस्टेड कंपनीज के लिए लॉ की तरफ से ईपीएस की रिक्वायरमेंट होती है। इवैल्यूएशन में आप बताएंगे डायरेक्टर जो है ईपीएस, डायरेक्टर disclosed EPS in previous financial statements. However, he will not disclose EPS in current year financial statements. ठीक है, इसका जो है ऑडिट
कोर्स ऑफ एक्शन और रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन इसकी क्या आएगी? इसकी ये आएगी एस ईपीएस इज रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली, so financial statements are not departing from what IAS 33, इसका EPS का IAS 33 होता है, what IAS 33 states. So auditor should give unmodified opinion. opinion modify होगा नहीं होगा? ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स। आगे चलते Analyze each of the above independent situations and discuss the related audit implications. Audit procedures are not required. Analyze करना है, audit report पे इसका effect बताना है. Your audit manager at firm of chartered accountants following independent matters concerning listed audit listed है. For the year ended 30th June 2024 are presently under your consideration. During the audit of Zero Synthetic Limited, it was identified that ZSL has recognized revenue from major contract before the delivery. Of course, the revenue recognized from this contract amounts to rupees 175 million. Management justifies the early recognition by stating that it is non-cancelable. यहाँ पे क्या कह रहा है कि ZSL ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं पूरी की, उसने गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया। तो ये जी, और मैनेजमेंट जस्टिफाई कर ली है अर्ली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू को, कह रही है नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है which the customer has already made payment for. कह रहे हैं they're saying that customer has paid in advance as the goods were specifically manufactured for them. ZSL has incurred a cost of 150 million. बेची कितने की? 175 मिलियन की। खरीदी कितने की? 150 मिलियन की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 400 मिलियन को। डिटेटिव एनालिसिस वैल्यूएट करेंगे, इसको वैल्यूएट करके हम पहले क्या बताएंगे कि ZSL has recognized revenue before completing performance obligation. ये IFRS 15 आपके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के टीचर आपको पढ़ाएंगे। IFRS 15 रेवेन्यू, ठीक है, उसका होता है 4 स्टेप मॉडल के उसका 4 स्टेप मॉडल होता है रिकग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट, identify contract, guys wait a minute, identify performance obligation, identify transaction cost, allocate cost for transfer of goods. ट्रांसफर गुड्स का कब होता है? कंट्रोल ट्रांसफर होता है। कंट्रोल ट्रांसफर होता है फिर आप रिकग्नाइज रेवेन्यू करते हो। कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करोगे, वरना आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करोगे। इधर जो है वो ही नहीं क्या किया है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया, अर्ली रिकग्निशन कर लिया, चाहे नॉन कैंसिलेबल हो, लेकिन आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करके ही
आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हो, चारों स्टेप्स आप देख लेते हो। इवेल्युएट आपने कर लिया इसको, ठीक है, ये खुद लिख लेना यार। मैनेजमेंट रिकग्नाइज्ड revenue before completing performance obligation. However, IFRS 15 states that revenue should be recognized after performance obligation has been completed and goods, roll of goods are transferred. Materiality की आपने फिर इधर स्टेप 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी की, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 175 माइनस 150, ये आपका 25 मिलियन का प्रॉफिट आएगा। आपका प्रॉफिट इधर क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 400 था, ठीक है। तो आपने 25 बाय 400 किया, कितना आ गया, 6.25%, ठीक है, 6.25%। 6.25% जब आया, और ये स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टू रेवेन्यू है, स्पेसिफिक टू रेवेन्यू है, तो इसका मतलब कि ये मटीरियल हो गया। तो अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटिंग इम्प्लीकेशन क्या आएगी आपकी, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपकी आएगी। Auditor should recommend the management to correct the misstatement. If management refuses, auditor shall issue qualified opinion as misstatement is material qualified opinion and give reference of basis of qualified opinion. In basis of qualified opinion, tell nature and amount of mistake. लो जी, ये हो गया आपका, हो गया। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे वो क्या कह रहे हैं। Biohealth Limited is engaged in extensive research and development activities, capitalized large portion of research cost। लेक्चर 1 में बताया था रिसर्च कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, एक्सपेंस होती है आपकी, अमाउंटिंग टू 300 million, arguing that initial surveys suggest that these projects will lead to significant future economic benefit। The profit before tax is इतना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, 2900। आपका रिसर्च कॉस्ट के, अब इसमें आपने वैल्यूएशन स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में आपने बताना है कि वैल्यूएशन सिनेरियो में बताना है मैनेजमेंट wrongly capitalized research cost। However, under IS 38, under IS 38 जो है, research cost should be expensed out। Management wrongly capitalized research cost under IS 38, research cost should be expensed out। और ये जो है इनिश, हाँ, initial surveys do not satisfy recognition criteria for development। अगर आप इधर ये भी कहते हो ना, falsely capitalized 300 million research cost। IS 38 says it should be expensed out। Determination of materiality, ठीक है, determination of materiality, quantitative analysis आ गया आपका 300 और 2900, इसको करके देखो यार कितना होता है। स्पेसिफिक टू वन एरिया है ये क्या होगा, स्पेसिफिक टू वन एरिया 10.3% बन रहा है, तो ये मटीरियल स्टेटमेंट है आप, 10.3%, 10.3% मटीरियल में स्टेटमेंट है। ऑडिटर को बताना चाहिए, ऑडिटर
Auditor should ask the management to correct the misstatement. If management refuses, auditor shall issue qualified opinion. Qualified opinion because misstatement is material and not pervasive. Not pervasive. इधर क्या करना है? Add a give reference of basis of qualified opinion section. State nature and amount of misstatement के nature and amount of misstatement. Nature क्या है? Management wrongly capitalized in basis of opinion section. Auditor shall state management wrongly capitalized research expense. Capitalized research expense of 300 million. ये आपका हो गया. नीचे क्या है? TGL Technology Company conducted impairment intangible assets की management has estimated the impairment is 350 million. Audit team कहती है 375 million की impairment है. Audit team engaged in extensive discussion. Management को अब convince करने की कोशिश करिए कि क्यों 375 million है, लेकिन जो management कहती है कि नहीं हम नहीं मानते, हम कहते हैं 350 million ही है, और financial statements में भी 350 million ही कहते हैं हमारा best estimate है. ये हमारा best estimate है, तो इसमें evaluation scenario भी एस्टिमेट इनकम वैल्यूएशन ऑफ सिनेरियो में आप क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट रिकॉर्डेड प्रोविजन मैनेजमेंट रिकॉर्डेड इम्पेयरमेंट एस्टिमेट at 350 million. Auditing believes it is 375 million. ठीक है. और difference in judgment is due to estimation uncertainty. Difference in opinion is due to estimation uncertainty. Materiality की determination of materiality valuation of scenario हो गया. डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में आप ये बताओगे 375 माइनस 350, तो ये आपका आ गया 25. 25 आया. 25 डिवाइडेड बाय कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? 1500 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. इसको हम कर लेते हैं. कितना बनता है ये? 25/1500. 1.67% की बनती है. ठीक है. अब आप रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में लिखोगे, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में आप क्या लिखोगे? जाके यही लिखोगे कि एज मिस स्टेटमेंट इज इमटेरियल. 5% से कम है ना. इमटेरियल ऑडिटर शुड गिव अनमोडिफाइड ओपिनियन. अनमोडिफाइड ओपिनियन देखे. एक नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे की ऑडिट इंटरसेक्शन होता है, ये वो भी बताने की यार. की ऑडिट इंटरसेक्शन बस ये था. अब हमारा दो दो हैं. दो है तीन. उसमें से हम एक ही करेंगे, दो नहीं करेंगे. बस खत्म होने लगी है. खत्म होने लगी है. स्टाइलिस्ट चार्ट हम क्लास खत्म ही करते हैं.
क्या रिक्वायरमेंट इसकी? Comment on the decision of the audit senior and identify shortcomings, if any, in the modification drafted by him. ये जो हमने लेक्चर 2 में सारे ओपिनियंस पढ़े थे वो इसलिए पढ़े थे ताकि हमें जो है उनको याद करना नहीं, लेकिन हमें ये पता चले कि ये जो हमारे सीनियर बॉय ने हमें ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कोताहियां हैं। चलिए पढ़ते हैं। शेर खान ने अनाउंस की मेजर रीस्ट्रक्चरिंग 2011 प्रोविजन रिकॉर्ड की उसके अगेंस्ट 120 million की was made against the cost of restructuring and redundancies during 2012. All known claims and liabilities relating to restructuring was settled. 90 million restructuring के लिए प्रोविजन रिकॉर्ड की सारी सेटल हो गई, ठीक है। 90 million लगे 120 में से, 90 million लगे 30 की बच गई प्रोविजन। However, as a matter of prudence, the company has not written back the excess amount of provision in view of suit filed by certain staff members against termination of their employment. SK's legal counsel is of view that possibility of an adverse opinion against the company in this matter is remote. और लीगल उसका भी काउंसिल भी व्यू, उसका व्यू है कि एडवर्स ओपिनियन नहीं होगा। ऑडिटर डज नॉट एग्री विद द मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे जो सीनियर ऑडिट मेंबर है वो कह रहा है कि यार ये ठीक बात नहीं है। अमाउंट ऑफ 30, अब उसने ये हमें एक रिपोर्ट दी है, ठीक है। वो सीनियर मेंबर है, रिपोर्ट उसने कैसी दी है ये देखो। एंड अमाउंट ऑफ 30 million has been provided in respect of expected amount which the company may be required to pay to the employees whose employment was terminated during the year. Management is of view that in case of company is required to pay the amount of these employees, the said provision would be utilized. In our opinion, the company's decision to make above provision is not in accordance with IES. Had the liabilities being recognized directly, profit for the year would have been increased by 30 million. Because the effect of a matter disclosed above, financial statements do not give ट्रू एंड फेयर व्यू सीधा सीधा किस में लिखते हैं? एडवर्स ओपिनियन में लिखते हैं। लेकिन अब क्या है, उसने ये ऑडिट रिपोर्ट दिया है, हमने हमने जो पढ़ी थी उसमें क्या था? उसमें था ओपिनियन सेक्शन था, ठीक है। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन था, और उसमें हमने ये जो मैनेजमेंट की ये जो सारी चीजें थी वो नोट्स में जाके बतानी थी, ठीक है, कि मैनेजमेंट ने ये किया। बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में कि ये था मैनेजमेंट ने ये किया कि नहीं, इधर तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में नेचर और अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट आती है, और ओपिनियन में आता है कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर। सिर्फ ये चेंज था कि पहले ये था वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वगैरह, फिर आता है एक्सेप्ट for the matter discussed in basis of opinion, financial statements give true and fair view, ठीक है। और या फिर except for the matters discussed in basis of opinion, financial statement do not give true and fair view. basis of opinion में आपने बताना होता है कि यार ये जो था आपने प्रोविजन रॉन्गली उसको वो किया है, रिकग्नाइज किया है। प्रोविजन को आपने रिवर्स क्यों नहीं किया जब आपके सारा जो है सेटल हो गया था? तो इस पे हम पहले देखते हैं, मटीरियलिटी भी कैलकुलेट करते हैं, फिर सारा देखते हैं कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। हमने सिर्फ कमेंट करना उसके ऊपर। हम सबसे पहले क्या बताएंगे, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बताएंगे ऑल नोन रिस्ट्रक्चरिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। वैल्यूएशन करेंगे all known restructuring liabilities were settled for 90 million। सबसे पहले हमने ये बताना होता है कि यार हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब हम बताएंगे आईएएस 37 के अंडर, अंडर आईएएस 37 रिकग्निशन रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन इज inappropriate।
जब जिसके लिए प्रोविजन रिकॉर्ड की थी वो काम ही हो गया और 90 मिलियन क्या हो गया, तो बाकी प्रोविजन रिवर्स करो। बाकी प्रोविजन इट इज इन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, आप डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी में देखो कि 30 मिलियन बच गया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका क्या है, 145 मिलियन है। अब रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, वन लाइन आइटम्स और प्रोविजंस को इफेक्ट करता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल की देखते हैं, 30/145 कितना बनता है ये, 30/145, 20.7%। 20.7% बनता है ये, तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी। मटीरियल मिस स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रोविजंस को इफेक्ट करता है, स्पेसिफिक, वन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइड स्प्रेड नहीं है। अब हम ये भी बताएंगे कि जो है सीनियर मेंबर्स, सीनियर ऑडिट का मेंबर जो है, हमारा जो सीनियर ऑडिट मेंबर है सैम, सीनियर ऑडिट मेंबर सैम, सैम बॉय ने क्या किया, एडवर्स ओपिनियन दे दिया। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि senior audit member has given adverse opinion, however the misstatement is material, so the opinion that should have been issued is qualified opinion। क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन। फिर हम ये भी बताएंगे कि उसने, ये जो सैम बॉय है, इसने जो है अंडर, एज पर पहली क्लास में ISA 705, जो कि हमें मॉडिफिकेशन ऑफ उसका बताता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन का कैसे स्टेट करनी है। एज पर ISA 705, अ सेपरेट सेक्शन फॉर ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन शुड हैव बीन स्टेटेड। हाउएवर ये जो सीनियर मैनेजमेंट है हमारा, reported everything in a single section and included management's viewpoint in opinion section, which should have been reported in the notes। बस ये आपका हो गया, ये आपके सारे पास पेपर्स हो गए। हैव अ नाइस डे। I hope you guys enjoyed the past paper class. I hope this was helpful to you. Take care.